खड़ा दिखाई देगा। और इस देश में बहुजन की सरकार हो, समाजवादी के नेतृत्व में हो, चाहे अन्य हमारे बहुत सारे दल काम कर रहे उनके नेतृत्व में हो, लेकिन बड़ा बिका हुआ मीडिया है। इस देश के बहुजन को खत्म करना चाहता है, इस देश के मुस्लिम को खत्म करना चाहता है, वो पिछड़े को खत्म करना चाहता है। हम उसकी चाल को समझते नहीं, और सबसे पहले उसी का हक बनता है इस देश में जो वंचित है, शोषित है, जिसका हजारों लाखों साल से जो है शोषण होता रहा। अगर कोई आदमी उसकी आवाज उठाओगा तो क्या वो उसी एक वर्ग का नेता है? जय हिंद, मैं हूं परवेज पवार और आप देख रहे हैं एलकेबी हिंदुस्तान। बीते दिनों बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती द्वारा लखनऊ में ऐतिहासिक रैली करके शक्ति प्रदर्शन किया गया। उसके बाद संविधान दिवस के अवसर पर आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद द्वारा भी एक महारैली का ऐलान किया गया था, जो मुजफ्फरनगर में 26 तारीख में आयोजित की गई। आपको बता दें कि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना था कि कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद बहुजन समाज पार्टी की जो सुप्रीमो मायावती द्वारा रैली की गई थी उसकी तर्ज पर रैली करके अपना शक्ति प्रदर्शन करना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से रैली के बाद लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, उसको लेकर के चंद्रशेखर आजाद और बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती की रैली में क्या अंतर है, पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति को बड़े नजदीक से समझने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता ब्रह्मपाल गुर्जर जी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले तो चौ साहब आपका स्वागत है। स्वागत है, आप लोगों का भी स्वागत करता हूँ परवेज कुमार जी, आपके चैनल का भी। चौ साहब, जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती द्वारा बीते दिनों लखनऊ में एक ऐतिहासिक रैली की गई थी जिसकी काफी चर्चाएं हुई थी, उसके बाद चंद्रशेखर आजाद द्वारा भी एक महारैली बुलाई गई संविधान दिवस के अवसर पर और दावा किया गया था कि 50 लाख से अधिक लोग शपथ लेंगे। क्या उस तरह की रैली जो बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो द्वारा शक्ति प्रदर्शन कराया गया उसको कहीं ना कहीं चैलेंज मिला है मुजफ्फरनगर से? देखो, जहां तक कंपेयर की बात है कि बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी का तुलनात्मक अध्ययन आप करना चाहते हैं, तो मैं ये समझता हूं कि मायावती जी 4 बार इस प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी, और खाली मुख्यमंत्री नहीं रही। आप ये देखो कि साहू जी महाराज से लेकर आपके जो है फूले साहब, अंबेडकर जी, पेरियार जी, इन तमाम महापुरुषों के द्वारा जो बहुजन आंदोलन चलाया गया, जो समाज सुधार का बीड़ा उठाया गया, उस सब का निचोड़ जो था मायावती के रूप में आप देख रहे थे। कांशीराम जी के द्वारा प्रयास किया गया, उन्हें उस मूवमेंट को, उस आंदोलन को इस तरीके से चला कि मायावती जो है उस आंदोलन का एक चेहरा बनी जी। उनके द्वारा उत्तर प्रदेश में सत्ता को सुशोभित किया गया जी। और चंद्रशेखर जी के बारे में आप बात करेंगे तो चंद्रशेखर जी एक सामान्य परिवार से खड़े होते हैं और अपने बूते पर वो मान्यवर कांशीराम जी का नाम लेते हैं कि उनकी धरोहर है, अम्बेडकर जी का नाम लेते हैं, साहू जी महाराज जी का नाम लेते हैं। उनके सम्मान के तौर पर बहुजन समाज ने चंद्रशेखर को कोई प्लेटफॉर्म तैयार करके नहीं दिया। बहुजन समाज के द्वारा चंद्रशेखर को अपना घोषित नेता नहीं माना गया। चंद्रशेखर जी के द्वारा जो भी उपलब्धि है वो स्वयं की, उनकी अपनी व्यक्तिगत तौर की उपलब्धि है। अगर इस तरीके से हम कंपेयर करते हैं 8 अक्टूबर लखनऊ मायावती जी की रैली को और 26 नवंबर मुजफ्फरनगर जो है आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर जी की रैली को, तो मैं मानता हूं महाभारत का जो सीन प्रदर्शित होता है, कर्ण अर्जुन का युद्ध था उसमें जी। जब अर्जुन तीर छोड़ता था तो कर्ण का रथ 7 कदम पीछे चला जाता था, तो श्री कृष्ण जी उसकी तारीफ करते थे कर्ण की। अर्जुन इस बात से खिन्न होगा कि अर्जुन जब तीर छोड़ता है मेरा रथ 3 कदम पीछे हटता है और मैं तीर चलाता हूं तो कर्ण का रथ 7 कदम पीछे जाता है। हे केशव, आप फिर भी जो है कर्ण की तारीफ करते हैं, उसको कहते हैं वाह योद्धा। तो श्री कृष्ण का जवाब था कि एक तरफ निहत्था योद्धा जो है कर्ण है और एक तरफ जो है जिसके साथ तीनों लोग बैठे हैं, एक तरफ वो योद्धा है। अगर तीनों लोग को भी 3 कदम पीछे हटा रहा कोई तो उसके योद्धा होने में तो संदेह नहीं, उसकी तारीफ तो करनी पड़ेगी। तो आपको लगता है कि अब दलित राजनीति के कर्ण यानी योद्धा चंद्रशेखर आजाद है? देखो, ये तो जनता तय करेगी।
ये तो आने वाला 2024 का 27 का चुनाव तय करेगा कि इस देश की राजनीति का योद्धा कौन है। हाँ, एक शिकायत मुझे जरूर है तमाम मीडिया से कि उसको जो है बहुजन का और दलित का नेता बताते हैं आप, मायावती को, चंद्रशेखर को या अन्य कोई पिछड़े वर्ग का नेता काम करता है। यह एक बहुत बड़ी सोची समझी साजिश है इस देश के मीडिया की। उसमें आप लोग शामिल नहीं है जी। उसमें वो मीडिया शामिल है जो मेन स्ट्रीम मीडिया है। कोई आदमी पूरे देश के लिए काम करता है, चाहे मायावती जी हो चाहे चंद्रशेखर जी हो, उनका एक दायरा तय कर देते हैं। हम ये बहुजन का नेता है, ये पिछड़े का नेता है, जाट का नेता, ये गुज्जर का नेता, ये फला का नेता। लेकिन इस देश के अंदर जो है, जब भी बीजेपी, कांग्रेस, जो बड़ी पार्टियां हैं, कंपनियों की पार्टियां मैं कह सकता हूं, ब्राह्मणवाद की पार्टियां भी आप उन्हें कह सकते हैं, पूंजीवादी भी उन्हें आप कह सकते हैं, मीडिया उनके नाम को जो है उन्हें सार्वभौमिक नेता घोषित करता है। तो मेरी दृष्टि में चंद्रशेखर और मायावती की तुलना करने का समय नहीं है। आज तुलना करने का समय है कि इस प्रदेश के अंदर लगभग 22-24% आपका दलित है, 22-24% आपका इस प्रदेश के अंदर मुस्लिम है। अगर ये 22-24 संगठित हो जाता है तो ये 48-50% वोट बैठ जाता है दलित और मुस्लिम का जी। तो इसमें अगर आप 52% पिछड़ा है, अगर उसका कुछ भी नहीं आप मानते, अगर 50% या आप उसका जो है 1/4 भी मान लेते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं इस देश में बहुजन का और पूंजीवाद का मुकाबले के ऊपर जो है आप चर्चा क्यों नहीं करते। इस देश से पूंजीवाद स्पष्ट तौर पर बाहर खड़ा दिखाई देगा और इस देश में बहुजन की सरकार होगी, चाहे चंद्रशेखर के नेतृत्व में हो, चाहे मायावती के नेतृत्व में हो, चाहे वो समाजवादी के नेतृत्व में हो, चाहे अन्य हमारे बहुत सारे दल काम कर रहे उनके नेतृत्व में हो। लेकिन बड़ा दुखद है कि हम इस चर्चा को, इस डिबेट को बिना सोचे समझे, जो पूंजीपति का मीडिया है, जो बिका हुआ मीडिया है, इस देश के बहुजन को खत्म करना चाहता है, इस देश के मुस्लिम को खत्म करना चाहता है, वो पिछड़े को खत्म करना चाहता है, हम उसकी चाल को समझते नहीं। वो एक तरीके से एक सिबुखात छोड़ देते हैं और तमाम यूट्यूबर और तमाम मीडिया जो है उसके चक्कर में लग जाए। चौधरी साहब, जब मंच से कहा जाएगा कि दलितों की आवाज, दलितों की बुलंद आवाज, इस तरह की बात मायावती और चंद्रशेखर आजाद के लिए कही जाएंगी, तो जाहिर सी बात है जनमानस में यही बात जाएगी कि वो दलितों की नेता है। तो आप जब इनके कार्यक्रम, अभी चंद्रशेखर आजाद जी का संबोधन जब 26 तारीख में था, उन्होंने कहा कि दलितों पर जो अत्याचार होता रहा है वो पूरी बात ही दलितों पर करते हैं, तो दलितों के नेता कहे जाएंगे ना। मंच से कहा दलितों के दिलों की धड़कन, इस तरह की बातें कही जाती हैं। तो क्या ये मान लेना चाहिए कि बाकी जो पार्टियां हैं, जिसमें आपकी कांग्रेस शामिल है, आपकी भाजपा शामिल है, अन्य और स्वर्ण वर्ग की पार्टियां हैं, वो इस वर्ग का नेतृत्व नहीं करती और वो इनको चोट पहुंचाते हैं। अगर चोटिल की, दुखी की, पीड़ित की, शोषित की कोई आवाज उठाता है तो ये कौन सा क्राइटेरिया है कि वो उसी का नेता है? वो पूरे देश का नेता नहीं हो सकता। प्रश्न तो ये भी बनता है जी। आप किस आधार पर तय करेंगे कि ये आदमी बहुजन का नेता है, ये पूरे देश का नेता है? क्या पैमाना है इसका, क्या मापदंड है इसका? पैमाना इसका ये होना चाहिए, अगर कोई दलित की आवाज उठाता है तो ये मानना चाहिए कि वो सही मापदंड से राजनीति को करता है और सबसे पहले उसी का हक बनता है इस देश में, जो वंचित है, शोषित है, जिसका हजारों लाखों साल से जो है शोषण होता रहा। अगर कोई आदमी उसकी आवाज उठाओगा तो क्या वो उसी एक वर्ग का नेता है? इससे तो यह तय होता है कि कोई आदमी अगर दुखी, पीड़ित, शोषित की आवाज उठाता है तो उसके अंदर इतना बड़ा हृदय है कि वो इस देश के सभी लोगों को जो है नेतृत्व देता है और सभी को जो है सम्मान देता है, अधिकार देता है। तो मेरी इस चीज से बड़ी शिकायत है और ये जानबूझ के जो वर्तमान में सरकारें चलती हैं, कांग्रेस ने भी 70 साल तक शासन किया इस देश में, आज बीजेपी कर रही, दोनों एक ही परिवार की, दोनों एक ही वर्ण की पार्टियां हैं, दोनों की मिली जुली ये चाल चलती है इस देश में कि कोई भी आदमी अगर तीसरा मोर्चा बना होगा कि वो फला वर्ग का नेता है, ये सार्वभौमिक नेता है, जो लुच्चे हैं, लफंगे हैं, सारे देश को ये लूट का खा लिया। भाजपा ने बताया था 70 साल में कांग्रेस ने जो है ये घोटाले करे, इस देश की इतनी संपत्ति को खा गए। कांग्रेस वाले बता रहे भाजपा ने इतना इतना लूट दिया। तो इसका मतलब यह दोनों लुटेरे हैं, दोनों चोर हैं, डाकू हैं, जो दलितों का, वंचितों का, पिछड़े का, मुस्लिम का, आदिवासी का, इस देश के हर उस आदमी का जो आज वंचित और शोषित है, जिसके चेहरे पर जो है समय से पहले झुर्रियां पड़ गई, उसका हक लूटने वाले दोनों लोग हैं। और जब भी कोई आदमी पूरे देश को
सही दिशा देना चाहते हैं तो उसको ये दलित, पिछड़ा, जाट, गुज्जर, फला फला के नाम पर जो है उसका एक दायरा तय कर दे उसकी नेतागिरी का। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मायावती जी का जब तक शासन रहा, मायावती जी ने जो है कोई लूटपाट नहीं करी इस प्रदेश के अंदर, उसने एक स्वच्छ राजनीति करी। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में चंद्रशेखर को भी अगर हम मौका देते हैं, उसकी व्यवस्था सही रहती है, तो मायावती जी से भी बेहतर प्रदर्शन करने का प्रयास करेगा, क्योंकि वो आदमी जो है जैसे कहता ना पिटाया, उस आदमी ने खुद अपने ऊपर जो अत्याचार झेल ले, वो किसी बड़े षड्यंत्र का शिकार नहीं है इस देश की राजनीति का। वो एक आदमी जो है दुखी हो गए उन अनुभवों को जो है लोगों के सामने रखेगा। मेरा इस पे ये मानना। आपने चौधरी साहब कहा कि बसपा सुप्रीमो मायावती के शासन का आपने जिक्र किया। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने 2007 में बहुमत की सरकार बनाई, 203 से अधिक विधायक उनके उत्तर प्रदेश विधानसभा में थे। उसके बाद 55 पर सिमट गए और अब मात्र एक विधायक है। तो ऐसा क्या है कि जब उन्होंने जनहित में इतने अच्छे कार्य किए तो जनता ने नकारा क्यों? नहीं, जनता को आप ये मानकर चलेंगे कि वो एक खांचे में बंधी रहेगी, एक पार्टी से बंधी रहेगी, एक जगह टिकी रहेगी, ऐसा तो संभव नहीं है लोकतंत्र में। बहुत सारे उसके कारण होते हैं। इस देश के अंदर आज बिहार के चुनाव को देख लो आप, 10-10 हजार रुपए दे रखे दीदियों से, और दीदियां यूं कह रही अगर वोट नहीं दोगे भाजपा को तो 10 हजार वापिस देने पड़ेंगे। बहन जी 10 हजार रुपए लेके जो है वोट दिलवा रहे, इसको आप लूट मान रहे, क्या मान रहे? क्या लोग बदलेंगे? नहीं, पैसे के लालच से लोग बदलते नहीं। मेरा एक छोटा आप होता है जी, अगर मैं उसको पैसे देता हूं तो बाबा जी कहता है, और मगर पैसे देने से सब मना कर दो, कह दो कि नहीं बेटे कुरकुरे जो है नुकसान कर देंगे, चिप्स नुकसान कर देंगे, मत खा, तो कहता बाबा गंदा है। तो आज समाज को, आप देश के लोगों को आप ये मान रहे कि पैसे का लालच नहीं है। पैसे के लिए बाप बेटे को काट रहा, बेटा बाप को काट रहा, दहेज के लिए घरवाली को निकाल रहे, हम पता नहीं क्या क्या कर रहे। तो जो पैसे वाले लोग हैं, जिनके पास पैसा है, वे पैसे के बल पे अच्छों को बुरा साबित कर देते हैं। नहीं तो आप मायावती में क्या कमी मान रहे भाई? यहाँ तो हवाई जहाज भर भर कर नोट जो है विदेशों में पहुंचा रखे लोगों ने। मायावती गए या इस प्रदेश के जो है जयंत जी गए या किसी और दूसरे नेता के, आप बता दो किसी के चेहरे हूं, तो मैं ये नहीं मानता कि उसको सीट कम मिल गई तो उसका नेतृत्व खराब हो गया, उसकी पार्टी खराब हुई। तो फिर चंद्रशेखर की आवश्यकता क्यों पड़ रही? नहीं, चंद्रशेखर की आवश्यकता इसलिए पड़ रही कि मायावती जैसे, चंद्रशेखर जैसे अभी भी सैकड़ों और लोगों की जरूरत है इस देश में। और पार्टियां बढ़नी चाहिए ताकि हर नागरिक की पहुंच वहां तक हो सके, अपनी बात रख सके। सदन के अंदर ऐसी स्थिति होनी नहीं चाहिए कि कोई आदमी दादा बनकर बैठ जाए। ऐसी होनी चाहिए कि 4 एमएलए भी अगर नाराज होते हैं, उनकी बात नहीं सुनी जाती तो सरकार गिर जानी चाहिए। वहां दादागिरी कर रखी पैसे के बल पे कि एक दादा इधर बैठा राहुल गांधी, एक दादा इधर बैठा आरएसएस। ये दादा जो है एमपी एमएलए का जो महत्व था वो खत्म हो गया। भाजपा के अंदर तो सीधी प्रचार हो रही है, मैं यूं कहूंगा भाई मार से थोड़ा वोट दे रखी, आपने पार्टी तो वोट दे रखी। और लोग भी जो इस तरीके की चर्चा करते हैं कि भाई द्विदलीय सुविधा होनी चाहिए। क्यों भाई? हजारों दलीय सुविधा होनी चाहिए। मैं तो यूं कह रहा हर क्षेत्र का एमएलए बन गया, पार्टी की जरूरत ही नहीं। तो चौधरी साहब कब राजनीतिक दल का गठन कर रहे हो? मैंने तो राजनीतिक पार्टियां गठन सन 2000 में कर दिया था। हमने जो है अध्ययन केंद्र मिशन पटेल के माध्यम से समाज सेवा शुरू की थी, राजनीति शुरू की थी। हमने भारतीय विकास पार्टी को जो है समय दिया, काम किया। उसके बाद हमें राष्ट्रीय जनसेवक पार्टी को समय दिया, भारतीय वीर दल को हम टाइम दे रहे। पार्टी बनाने से इससे कोई मतलब नहीं है कि मैं जो कुछ कह रहा हूं उसका इंप्लीमेंट कर दूंगा जी। आप मेरे पास पैसे का प्रबंध करवाओ या तो मैं लूट का तरीका बनाऊं। एक साधारण आदमी, ईमानदार आदमी जीवन भर अपने परिवार और बच्चों के लिए जो है संघर्ष करता है, वो इतना पैसा नहीं जुटा पाता कि राष्ट्रीय पार्टी चला सके। इस देश में ये बड़ी समस्या है, पैसे पे जो है चंद लोगों का कब्जा है। इसलिए इस देश के अंदर में मॉल खड़ा करना चाहिए, मॉल खड़ा कर देंगे। पार्टी खड़ा करना चाहते हैं, पार्टी खड़ा कर देंगे। उन्हें जो भी चाहिए वो बना देते हैं। महात्मा भी बिना पैसों के नहीं बनेगा। गलियों में 2-2 रोटी के लिए भीख मांग रहे महात्मा, मैंने देख कर लोग उनको उड़क रहे। एक तरफ यहाँ कुछ महात्मा जो है बकवास चौधरी इस देश के अंदर, वो जो है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गाली देते हैं। वे लोग जो है अब्दुल कलाम को गाली देते हैं, वे भी महात्मा है क्योंकि सरकारी मीडिया उनका प्रचार प्रसार कर रहा है, सरकार उनको स्पॉन्सर कर रही, उनको पैसा दे रही। एक महात्मा है जो गलियों में धक्के खाते घूम रहे, मंदिरों में भी उनको जो है जगह नहीं मिलती लेटने की। तो पार्टी चलाने के लिए फंड चाहिए। और अभी जो है जो दिमाग है लोगों का,
वो दूसरी तरफ डाइवर्ट है जी। आज आप पूछते हैं किसी आदमी से कि भाई आपका ये अधिकार छीन गया, चुप रहो, मुसलमान का तो इलाज हो ना करा, तो अभी लोग मुसलमान का इलाज करवा रहे और शायद मैं समझ रहा कि एक दिन इनका अपना आप ही इलाज हो जाए। लेकिन आपने बताया नहीं चंद्रशेखर आजाद और मायावती में सुप्रीम कौन? देखो दोनों सुप्रीम है, इसमें ये प्रश्न ही नहीं पैदा होता कि कौन सुप्रीम है। आप इस चीज को समझो, एक तरफ मायावती जो है लखनऊ के अंदर लाखों लोगों की रैली करती है तो उसके नेतृत्व में कहाँ कमी है, दूसरी तरफ चंद्रशेखर जो है लाखों लोगों की रैली करता है, उसके नेतृत्व में कमी नहीं है। कल कोई तीसरा आदमी भी अगर करेगा तो उसमें भी कमी नहीं है। और चंद्रशेखर ने वहां चैलेंज किया है योगी आदित्यनाथ जी को कि मैं इतनी बड़ी रैली करके दिखा दो, सरकारी पैसा भी है, इन पर बस भी जाती है, सारा सरकारी सिस्टम भी लगता है। तो सुपर तो दोनों ही है मेरी नजर में। तो मैं ये नहीं कहता कि इनमें कौन सुपर है, बाकी समय तय करा मैंने जवाब दे दिया था आने वाले चुनाव। तो चौधरी साहब को आपने सुना। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे के अपडेट के लिए बने रहिए एलकेबी हिंदुस्तान के साथ। जय हिंद।